नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 8 के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 को, जिसका शीर्षक है कोयला और पेट्रोलियम। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। इसका मतलब है कि जो भी पदार्थों का हम उपयोग करते हैं, या तो वे हमें प्रकृति से प्राप्त होता है या तो वे मानव निर्मित होते हैं। क्रियाकलाप 5.1 है, अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण कीजिए। तो प्राकृतिक में हम लिखेंगे वन, पेड़ पौधे, वायु, जल इत्यादि, और मानव निर्मित में हम लिखेंगे कुर्सी, टेबल, बल्ब, लैंप, मोबाइल, ये सब लिखेंगे मानव निर्मित में। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे वायु, जल, मृदा और खनिज इत्यादि। क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका निरंतर उपयोग करते रहने से वे एक दिन समाप्त हो सकते हैं। अतः वे क्या है? सीमित संसाधन हैं। इसलिए अब आगे पढ़ेंगे हम। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? तो जल के रूप में, जल को अगर हम देखते हैं तो जल एक असीमित संसाधन है, लेकिन पीने वाले जल जिसका उपयोग हम करते हैं उसका वह जो है वो एक सीमित संसाधन है। तो पृथ्वी पर पूर्ण रूप से 70% जल जो है वो जल से ही वो पृथ्वी ढका हुआ है, लेकिन पीने वाला जल का जो प्रतिशत है वो मात्र 2% है। तो इसलिए जल को हम सीमित संसाधन मानते हैं। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो वे वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। चलिए पहला पढ़ते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, इसका मतलब क्या है? अक्षय मतलब जो कभी भी खत्म नहीं हो, उसे हम अक्षय बोलते हैं। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण है सूर्य का प्रकाश और वायु। तो सूर्य का प्रकाश और वायु कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए हम इन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसका हम कितना भी प्रयोग करें, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। फिर है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण है वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो ये सभी संसाधन एक न एक दिन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। क्रियाकलाप 5.2, यह कक्षा कक्ष हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है। कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने या टॉफियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 के समूहों में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उप समूहों में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करिए। ये उपसमूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने को कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपभोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला या नहीं। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष बच गया है। तो इस क्रियाकलाप से हम यह पाएंगे कि पहले पीढ़ी को तो खाने के लिए भरपूर मिलेगा जो हम पात्र में रखेंगे। दूसरी पीढ़ी में क्या होगा कि उसे पहले पीढ़ी की अपेक्षा कम मात्रा में मिलेगा, लेकिन तीसरी पीढ़ी तक आते आते या तो संसाधन पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा या फिर बहुत कम मात्रा में बचेगा। तो ऐसा हम सभी प्राकृतिक संसाधन के साथ में होता है जो
खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। इसका अभी तो हम पूरा दोहन कर रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाले भावी पीढ़ी को इसका दोहन हो सकता है कि नहीं भी करने को मिले। तो इसीलिए हमें अच्छे से सोच समझकर इसका दोहन करना चाहिए। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी या पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। हाँ, तो ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि कोई लोग बहुत अधिक लालची हों और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अधिक करते हों, लेकिन वहीं कुछ लोग समझदार हों और वो अपने आने वाले भावी पीढ़ी के लिए बचा करके कुछ रखें, उनके लिए वो चिंतित हों। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों अर्थात जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। तो यह प्रश्न भी आ सकता है कि जीवाश्मी ईंधन किन्हें कहते हैं? तो वे सभी संसाधन जिसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, तो इन्हें हम जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। फिर है कोयला। कोयला भी एक जीवाश्मी ईंधन है, क्योंकि इसका भी निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से ही होता है। चलिए इसके बारे में अभी हम जानेंगे। आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। चित्र 5.1। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। तो देखिए यही कोयला है। ये दिखने में पत्थर जैसा होता है और काले रंग का कठोर पदार्थ होता है। कोयला खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। तो सभी के घरों में खाना पकाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। तो भाप इंजन जब था जिससे रेल चलाया जाता था, तो उस समय कोयले का प्रयोग बहुतायत में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो एक तो भाप बनाने वाले इंजन में, घरों में ईंधनों के रूप में होता है, साथ साथ में तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कोयले की कहानी। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है? तो इसका उत्तर अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। तो आज की बात नहीं, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व की बात कही जा रही है कि पृथ्वी पर जब निचले जलीय क्षेत्रों में बहुत अधिक घने वन मौजूद थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। तो जब बाढ़ आया तो जितना भी वन था वो धीरे धीरे क्या हो गया? मिट्टी के नीचे दबने लगा। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए और धीरे धीरे मिट्टी का लेयर चढ़ते गया और वे धीरे धीरे संपीड़ित होते गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। तो मिट्टी के नीचे चल जाते गए धीरे धीरे, उसके ऊपर और मिट्टी चढ़ता गया, तो उनका जो नीचे का तापमान था वो बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो जैसे जैसे मिट्टी का परत चढ़ते गया उसमें दाब बढ़ते गया और ताप भी बढ़ते गया, और इस तरह से वे सड़े गले बिना, मतलब नीचे जाने के बाद वो सड़े गले नहीं बल्कि धीरे धीरे कोयले के रूप में रूपांतरित होते चले गए, और इस तरह से कोयले का निर्माण हुआ। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। तो कोयले में क्या होता है? कार्बन। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। यह प्रश्न आ सकता है, कार्बनीकरण किसे कहते हैं? हमारा उत्तर होगा मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। तो यह कोयले की खान है। कोयले की खान में बड़े बड़े मशीनों द्वारा कोयले को कोड़ा जाता है और उसकी खुदाई करके उसे निकाला जाता है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो इससे कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक माना गया है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके कोक, कोलतार और कोयला गैस के बारे में। कोक, यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप क्या है? कोक है।
यह दिखने में कैसा होता है? कठोर होता है, सरंध्र होता है और काला पदार्थ है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो कोक का उपयोग हम करते हैं इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में। फिर बी है कोलतार। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह दिखने में काला होता है, गाढ़ा होता है और द्रव के रूप में होता है, और इसका जो गंध होता है बहुत ही अप्रिय, मतलब पसंद नहीं आता है, ऐसा गंध होता है। चित्र 5.3 में कोलतार का चित्र दिया गया है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसमें कितने पदार्थों का मिश्रण होता है? तो लगभग 200 पदार्थों का। कोयला से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। तो कोलतार का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं? तो हम करते हैं विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में, उद्योगों में, जैसे कि संश्लेषित रंग बनाने में, औषधि में, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट में, फोटोग्राफिक सामग्री बनाते हैं तो फिर उसमें हम प्रयोग करते हैं, छत निर्माण सामग्री में करते हैं, ये सभी में इसका प्रयोग करते हैं। रोचक तथ्य यह है कि मौथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। तो नेफ्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त होती है? कोलतार से। यहाँ नोट है, एक आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। तो पहले जो है वो पक्की सड़कों को बनाने में कोलतार का प्रयोग करते थे, लेकिन अभी क्या होता है? पेट्रोलियम उत्पाद है जिसका नाम बिटुमेन है, इसका प्रयोग हम पक्की सड़क को बनाने में करते हैं। फिर ये इसको याद रखिएगा, बिटुमेन। फिर सी है कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। तो कोयला गैस जो है कैसे प्राप्त होता है? तो कोयले का जब प्रक्रमण होता है तो उससे कोक बनता है, और कोक बनते समय हमें कोयला गैस प्राप्त होता है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योग में ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग हम करते हैं। तो इसका उपयोग पहले कहाँ हुआ था? यहाँ पर एक नोट के रूप में लिखा हुआ है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। तो सबसे पहले 1810 में लंदन में, 1820 में न्यूयॉर्क में किया गया था सड़कों पर रोशनी के लिए। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय उष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो चलिए आज हम इतना ही आज पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम इसके बचे हुए पार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।